हाँ बोल। हम लोग ये पढ़ रहे थे, है ना? उसके बढ़िया अगर अपन बात करें तो हमने कल लिखा था आवेश के गुणधर्म। हमने कल लिखा था आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है वो अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा था, पहला पॉइंट अपन ने लिखा था कि द्रव्यमान एवं आवेश एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जो मास होता है वो चार्ज से रिलेट करता है, यानी कि द्रव्यमान आवेश से संबंधित होता है। मास यानी द्रव्यमान आवेश से संबंधित होता है। कैसे होता है? आप खुद देखो कि द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान संभव होता है। कैसे? आप देखो न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन की अगर अपन बात करें, न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 0। लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, आपको पता है ये बात? यानी कि द्रव्यमान होना जरूरी है, आवेश को नहीं होता। द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव, ठीक है, या आवेश, सही मैंने लिखा, आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व तो संभव है। यानी कि आवेश अगर 0 हो तभी द्रव्यमान तो होगा ही होगा, लेकिन अगर द्रव्यमान 0 हो तो आवेश भी नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। ठीक है, दूसरा इसके आगे को लिखा था कि विराम द्रव्यमान 0 होता है। विराम द्रव्यमान क्या होता है? विराम द्रव्यमान होता है कि कोई भी पार्टिकल विराम अवस्था में जो द्रव्यमान रखता है ना, वो विराम द्रव्यमान कहलाता है। और विराम द्रव्यमान 0 किसका होता है? सिर्फ गामा फोटोन का। फोटोन का विराम द्रव्यमान हमेशा 0 होता है। ठीक है, दूसरी बात हम बात करें कि वस्तु की स्थिति से आवेश अप्रभावित है, परंतु गति से, वस्तु की गति से आवेश तो अप्रभावित है, लेकिन द्रव्यमान जो होता है वो प्रभावित होता है। कैसे? एक सूत्र पढ़ा था अपन ने, कल लिखा था कि एक सूत्र होता है आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, है ना, सापेक्षिकता के सिद्धांत से आइंस्टाइन ने ये सूत्र दिया था, है ना, m बराबर m0 अपॉन रूट माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो जो m0 होता है आपको ये होता है विराम द्रव्यमान, रेस्ट मास बोलते हैं इंग्लिश में इसको, विराम द्रव्यमान, रेस्ट मास। और c होता है आपका प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट। v होता है उस पार्टिकल का वेग, जिस जिस वेग से वो कण चल रहा है, वो v होता है। और mc होता है, निकल के आता है जो आपका जो है द्रव्यमान, जो आप चल रहा है वो जिस वेग से वो चल रहा है उसका 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 उस समय द्रव्यमान। ये विराम द्रव्यमान है, विराम अवस्था में द्रव्यमान m0 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन ने बोला कि v बराबर c हो जाए, b बराबर लगभग बराबर c हो जाए, यानी कि वस्तु प्रकाश की वेग से चलना प्रारंभ कर दे। तो b बराबर c लिखेंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1, तो 1 में से 1 गए तो 0, तो ये बनेगा mc बराबर m0 अपॉन 0, यानी कि जो m0 का मान आएगा वो कितना जाएगा? 0, यानी कि विराम द्रव्यमान आपका 0 जगह इस जगह। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वस्तु गति कर रही है ना, तो अब कोई चीज है, मान लो इलेक्ट्रॉन है वो चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, प्रोटॉन चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन चले या रुके, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे माइनस तो रहेगा ही रहेगा ना, ये प्रोटॉन पे प्लस रहेगा ही रहेगा, चाहे वो भागे या कहीं भी जाए या इधर से इधर जाए तभी प्लस लेके चलेगा। लेकिन द्रव्यमान के मान में परिवर्तन आ जाता है, जितना आप प्रकाश के वेग से चलते हो उतना उतना उसका द्रव्यमान लगभग लगभग 0 होता जाता है। जैसे फोटोन, फोटोन प्रकाश के वेग से चलता है तो उसके द्रव्यमान के वैल्यू धीरे धीरे 0 हो जाती है। तो ये कहा गया है कि जो आवेश है आपका वो तो क्या है ना, वो अप्रभावित है। अगर वस्तु गति कर रही है, मोशन में है वस्तु, तो क्या होगा? वो अप्रभावित है, लेकिन द्रव्यमान प्रभावित हो जाता है इस प्रयोग से। ठीक है, थर्ड नंबर पर लिखा था कि द्रव्यमान की भांति आवेश भी अदिश राशि होती है। ठीक है, जो चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज को कोई दिशा नहीं होती है चार्ज की, याद रखना आप लोग। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। हम ये बोलेंगे कि महेश का वजन 10 किलो या 60 किलो है, हम ये बोलेंगे -60 किलो है, हम थोड़ी बोलेंगे ऐसे, है ना, हम बोलेंगे कि 60 किलो है, -60 किलो नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, ऐसे ही आवेश जो होता है, आवेश प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये अंतर है, कभी कभी क्या क्वेश्चन में पूछ लेता है द्रव्यमान और आवेश में अंतर लिखिए, तो आप ये अंतर भी वहां पे ऐसे बता सकते हैं जो मैंने लिखा है उसके फॉर्म में। तो ये धनात्मक होगा हमेशा, लेकिन ये धनात्मक ऋणात्मक तो शून्य, नेगेटिव पॉजिटिव और 0 हो सकता है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था इसका। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें इसके लिए कि इसका बीजीय योग 0 होता है, इसमें लिखा हुआ है
कि मैं क्या लिखा है ना तुम लोगों को, प्रत्येक स्थिति में बीजीएफ शून्य होता है। कैसे शून्य होता है कि ना, अगर मान लो कि किसी बॉडी पे दो चार्ज है, एक पे प्लस 2.5 10 माइनस 6 कुलाम, एक पे लिखा हुआ है -2.5, तो इसको अपन बीजीए मतलब क्या होता है, यानी कि बीजीए पे लिखा था ना अपन ने एक शब्द बीजीए, यानी एल्जेब्रिक। इसका मतलब होता है कि इसको चिन्ह के साथ आपको जोड़ना है। बीजीए मतलब चिन्ह के साथ आपको जोड़ना होता है, ऐसे ये होता है बीजीए। ठीक है, याद रखना ये बात, बीजीए का मतलब होता है कि इसको चिन्ह के साथ अपन जोड़ते हैं। किसी भी सिस्टम के अंदर जो कुल चार्ज होते हैं वो जीरो होते हैं। जीरो क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है आवेश संरक्षित होता है, चार्ज कंजर्व रहता है, इसलिए जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा किसी सिस्टम के अंदर पूरे, इसलिए। नेक्स्ट अपन ने लिखा था विजातीय आवेश। विजातीय मतलब जिनके नेचर अलग 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 होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, या फिर माइनस या प्लस। इनके बीच में क्या होता है? हमेशा आकर्षण होता है ना, अट्रैक्शन होता है। विजातीय यानी कि अलग अलग नेचर वालों के बीच में अट्रैक्शन होता है, और सजातीय मतलब प्लस प्लस ले लो या माइनस माइनस, इनके बीच में क्या होता है? रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ये प्रतिकर्षण दिखाते हैं इस जगह। तो इनके लिए ये अपन ने लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट मैंने तुम्हें एक लाइन लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो, आपके बहुत काम आएगी। ये लाइन ये थी कि स्थिर आवेश जो स्थिर होता है, जो चार्ज आपका स्टेबल होता है, स्थिर आवेश होता है, उस स्थिर आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, विद्युत क्षेत्र बनता है। और अगर आवेश गतिशील हो, गतिमान हो या गतिमान हो जाए, आवेश मूव करना शुरू कर दे, चार्ज मूव करना शुरू कर दे एक समान वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वहां बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अगर आवेश त्वरित हो जाए, एक्सेलरेट हो जाए, त्वरित हो जाए आपका आवेश, तो वहां पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो क्या करेगा? वो त्वरित होने के बाद एक ऊर्जा भी निकालना शुरू कर देगा, उसको वो बना देगा एक तरह की विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग वो बना देगा। तो तीन तरह के केस बनते हैं। तो स्थिर आवेश जो होता है वो अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में। यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। गतिमान की बात करेंगे तो 4, 5, 6 यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे 7 और 8। तो इस तरह से पूरा ये 3 पार्ट में आपकी किताब नंबर 1 खत्म हो जाएगी एनसीईआरटी की। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने लिखा कि किसी धारावाही चालक में कुल आवेश सदैव शून्य होता है, क्योंकि धारा की उत्पत्ति आवेश के प्रवाह से होती है, आवेश से नहीं। कोई एक चालक है, कोई कंडक्टर है, धारावाही चालक है, इसके अंदर कुल आवेश शून्य देगा। मैंने वही कहा, जितना प्लस होगा उतना माइनस भी होगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ये कि ये ना जो करंट होता है, धारा धारा वो आवेश के प्रवाह से होता है। इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेगा ना, तभी करंट फ्लो होगा। ठीक है ना, आवेश का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब तक, अगर मान लो कि किसी भी छड़ के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, अगर वो चुपचाप पड़े हुए हैं, वो भाग ही नहीं रहे इधर उधर, तो फिर कैसे करंट फ्लो होगा? तो जब ये भागेंगे ना, तभी इसमें करंट फ्लो होगा। ये इसकी क्वालिटी, इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं तुम्हें आज भेजा था कि ना, आवेश की इकाई है ना, यूनिट ऑफ चार्ज। सबको पता है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। सबको पता है आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आपको पता है कि धारा बराबर क्या होती है? ये क्यू अपॉन टी। करंट इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। करंट इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, लेकिन यहां से अपन निकाला तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यू बराबर आई इंटू टी। कितना जाएगा? क्यू बराबर आई इंटू टी। ठीक, एक मिनट रुको, फोन मिस कर जा रहा है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा यहाँ पे क्यू बराबर आई इंटू टी। तो इसका मात्रक होता है कितना? धारा का मात्रक होता है एम्पियर, है ना, एम्पियर इंटू इसका होता है सेकंड। ठीक, तो आपसे कोई बोले कि चार्ज का जो यूनिट होती है कितनी होती है? वो होती है एम्पियर इंटू सेकेंड। इसको हम बोलते हैं कुलाम। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कुलाम। एम्पियर इंटू सेकंड को अपन बोलते हैं कुलाम। तो क्यू बराबर एम्पियर इंटू सेकंड कुलाम कहलाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो कुलाम है ना, ये बहुत बड़ी यूनिट होती है, बहुत बड़ा मात्रक होता है कुलाम। तो हम जनरली इसको यूज नहीं करते हैं। हम इसके अपगुणज, अपन लिखा ना इसके अपगुणज, इसके मल्टीपल यूज करते हैं। जैसे हम लिखेंगे 1 नैनो कुलाम, 1 माइक्रो कुलाम, 1 पिको कुलाम, 1 फेम्टो कुलाम। ठीक है, यानी कि नैनो मतलब 10⁻⁹ होता है,
माइक्रो मतलब -6 होता है, पिको मतलब -12 होता है, और फेम्टो मतलब -15 होता है। तो आप इसको ऐसी यूनिट में यूज करोगे, आप बड़ा नहीं लिख करके इसको ऐसे यूज करोगे। तो एक बात देखना, तुमने जो लिखा था ना ये आवश्यक गुणधर्म, उसमें ये चीज लिख लो आप। आपको गुणज होता है और लिखा था ना आपने, उसके बाद ये लाइन लिख लो। आपको गुणज के उसके बाद हम बात करें कि इसका सीजीएस मात्रक है, तो ऐसा ही मात्रक था इसका, है ना, गुलाम, तो इसका ऐसा ही मात्रक था, ऐसा ही यूनिट थी इसकी। अगर अपन सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, आप लोगों ने लिखा होगा, इसकी सीजीएस यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू। ईएसयू इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, यानी कि इसको बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं स्टेट गुलाम, हिंदी में भी बोलते, सॉरी, कि इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, स्टेट गुलाम भी बोलते हैं हिंदी में इसको। तो इसको डायरेक्टली ईएसयू ही लिखते हैं अपन। और एक ईएसयू, एक गुलाम बराबर होता है, एक गुलाम की वैल्यू होती है 3 × 10⁹ ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, ठीक है। ठीक, उसके बाद एक लाइन लिखी थी कि आवेश की सबसे बड़ी इकाई का फेराडे और सबसे छोटी इकाई को ईएसयू कहते हैं, यानी कि जो चार्ज होता है सबसे बड़ी यूनिट होती है उसकी फेराडे, ठीक है। फेराडे सबसे बड़ी यूनिट है, और सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, ईएसयू। याद रखना, सबसे बड़ी यूनिट होती है फेराडे और सबसे छोटी होती है ईएसयू। तो एक फेराडे की जो वैल्यू होती है लगभग लगभग 96,500 गुलाम के बराबर होती है। एक फेराडे की जो वैल्यू होती है वो लगभग लगभग 96,500 गुलाम के बराबर होती है, याद रखना। और एक गुलाम की वैल्यू किसके बराबर होती है, 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर होती है, ठीक है। तो आप ये याद रखने वाली बात है कुछ। उसके बाद अपन ने एक टॉपिक लिखा था आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण मतलब ये है कि जितना आवेश सिस्टम के अंदर होता है प्लस माइनस वो दोनों होते हैं, यानी कि वो कुल आवेश का शून्य होता है, 0 होता है। किसी सिस्टम के अंदर अगर प्लस है तो माइनस भी उतना ही होगा, तो दोनों मिलकर के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आवेश संरक्षित हो जाता है, ठीक है। किसी प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित नहीं हो सकता ये प्रोसेस। जैसे इसमें लिखा है एक एग्जाम्पल, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर उत्पन्न धनावेश की मात्रा रेशम में उपस्थित धनावेश की मात्रा के बराबर होती है, ठीक है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा अपन ने, जितना धनावेश रेशम कांच पर है उतना ऋणावेश रेशम पे भी होगा, दोनों मिलकर के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेक्स्ट एक रिएक्शन लिखी हुई है कि 92 यूरेनियम 238, इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या क्या बनता है, 2 हीलियम 4 बन रहा है यहाँ पे, 2 हीलियम 4 प्लस थोरियम बना हुआ है 90 थोरियम 235 34 90 थोरियम 234। अब आप देख लो, यहाँ 92 है ना, तो 90 प्लस 2 92 हो गए फिक्स। यहाँ 238 है, तो यहाँ 234 है, 34 234 प्लस 4 कितने हो गए, 238। तो ये कंजर्व है, यानी कि यहाँ पे आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। उसके बाद अपन ने देखा था एक तीसरा एग्जाम्पल था गामा फोटोन का, कि जो गामा फोटोन है, ठीक है। अब होता क्या है कि गामा फोटोन क्या होता है, इसके अंदर चार्ज नहीं होता, ठीक है ना, आवेश 0 होता है। तो गामा फोटोन जो होता है वो दो चीजों में बन जाता है, उत्पादन करता है। वो क्या क्या बनाता है, एक तो इलेक्ट्रॉन बनाता है, एक इसका भाई पॉजिट्रॉन बनाता है। और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में क्या अंतर है, दोनों सेम चीज होती है, लेकिन ये माइनस होता है, ई माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो बोलते हैं पोजिट्रॉन, तो बोलते हैं पोजिट्रॉन, ये होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये प्लस माइनस मिलकर के 0 कर देते हैं, यानी कि इसका आवेश 0 आ जाता है। तो आवेश यहाँ पे भी संरक्षित रहता है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी थी, इस की जो अपन ने पढ़ी। उसके बाद मैंने तुम्हें एक चीज लिखवाई थी, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। मैंने लिखवाया तुम लोगों को आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, देखो आप, कि जब किसी भौतिक राशि का विनिमय सतत न होकर विविक्त बंडल के रूप में होता है, तो इस राशि का आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है ना। मतलब ये है कि जो चार्ज है किसी भी, जैसे तुमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा का नाम सुना होगा, मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग का, केमिस्ट्री के अंदर आता है ये, फीस में भी है अपने। तो उसमें क्या होता है कि वो बूंद बूंद करके इलेक्ट्रॉन गिराते हैं ऐसे, ठीक है। बूंद बूंद करके गिराते हैं, मतलब वहां पे। तो ये कहना जा रहा है कि ना जो वितरण हो रहा है इसका, वो सतत ना होकर एक पैकेट की फॉर्म में हो रहा है, बंडल की फॉर्म में हो रहा है इनके, एक ऐसे, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। तो इसको अपन ना एक एक पॉइंट करके लेते ना अपन,
मतलब कि जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कोई मल्टीपल ले लिया मैंने अगर, तो ये कहलाता है क्वांटीकरण करना। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्वांटाइज्ड करना। तो इसके लिए सूत्र दिया था इन लोगों ने, इन्होंने कहा था कि जो चार्ज होता है वो प्लस माइनस एन ई के इक्वल होता है। चार्ज बराबर प्लस माइनस एन ई के इक्वल होता है, और एन होता है यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि गुणज। ठीक है, और एन की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 2 3 4, जहां तक भी आप लेना चाहो। ठीक है, तो यानी कि ये है कि ये पूर्णांक के रूप में होता है, ये कभी भी पॉइंट की फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि ये क्वांटाइज्ड है, क्वांटीकृत है, यानी कि एक पैकेट है, एक यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया, तो पैकेट बन रहा है, क्वांटाइज बन रहा है, क्वांटाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे क्वांटीकरण हो रहा है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये इनकी वैल्यू पूर्ण ले जाती है। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र क्या दिया था उन्होंने, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, और ई की जो वैल्यू होती है आपको पता है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये ई की वैल्यू होती है, आप लोग जानते हो, ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, और याद रखना एन की वैल्यू 1 2 3 हमेशा पूर्णांक की फॉर्म में होती है हमेशा। ठीक है, कभी ये ऐसे ऐसे नहीं होगा ये पॉइंट में आ जाए। ठीक, अब यहाँ पे इसके बाद आप एक क्वेश्चन लिखो, इसके बाद ये सूत्र याद रखना, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, लिखो, आप कॉपी निकालो, उसमें लिखो कि एक गुलाम, लिखो एक गुलाम आवेश के स्थानांतरण के लिए, एक गुलाम आवेश के स्थानांतरण के लिए एक गुलाम आवेश के स्थानांतरण के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना पड़ेगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू ट्रांसफर वन कूलम चार्ज। एक कूलम आवेश के स्थानांतरण के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना पड़ेगा। लिख रहा था आपने, हाँ आता हो तो निकालो। तो है आपके पास ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। शाबाश, वेरी गुड। कैसे आएगा देखो इधर, क्यू आपको पता है, आपको दिया हुआ है एक गुलाम, ठीक है, इसका मान आप जानते हो, और आपसे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा है, तो आपको एन का मान निकालना है, यहाँ पे तो क्या करोगे, क्यू को डिवाइड कर दोगे ई से नीचे। ठीक है, अब अगर आपने डिवाइड किया तो क्यू का मान कितना है, एक गुलाम, वन लिख दिया। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। सोल्व करोगे आप इसको तो कितना आ जाएगा, 6 पॉइंट जो भी बोल रहा था वो, ठीक है, 6.25 10⁻18, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन आपको स्थानांतरित करने पड़ेंगे। तो आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा उसने, कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप एन की वैल्यू ये वाली पुट करो, एन का मान निकालने के लिए यहाँ तक। ठीक, अब अगर मैं पूछूं कि एक कुलाम की जगह आप बताओ मुझे, एक क्यू का मान दे दीजिए आपको 1 माइक्रो कुलाम, कितने दे दिया जाए, 1 माइक्रो कुलाम। अगर क्यू का मान 1 माइक्रो कुलाम दे दिया जाए तो एन का मान कितना आएगा, आप बताओ, क्यू अपॉन ई से। हाँ -6, बस वही पूछ रहा था, क्योंकि आपको पता है ये कितना है, -6 है, और ये 1.6 -19 है, और अपन ने सोल्व किया था भी ये, ठीक है ना, तो जो ये आ रहा था, अब उसमें क्या अंतर आ जाएगा, बस 18 ये था, -6 ये रहा, तो 12 में 18 में से 6 गए तो 12 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है। ठीक है, प्रोटॉन के लिए आपको प्लस लेना है, इलेक्ट्रॉन के लिए आपको माइनस लेना है, बस ये अंतर आ जाएगा दोनों में।
लिख लो इसको। फिर मैं तुम्हें 3-4 क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। इन्हें तुम्हें आज सोल्व करना है। हाँ लिखो। पहला क्वेश्चन ये है आपका 6.56 इंटू 10⁻⁻19। 6.56 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, 19 कुलाम आवेश के स्थानांतरण में, आवेश के स्थानांतरण में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। आवेश के स्थानांतरण में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर इन ट्रांसफरिंग ऑफ दिस। कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। नाइट्रोजन के नाभिक व नाइट्रोजन के नाभिक व परमाणु पर, नाइट्रोजन के नाभिक व परमाणु पर आवेश का मान बताइए। नाइट्रोजन के नाभिक व परमाणु पर आवेश का मान बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस एंड एटम्स। नाभिक व परमाणु पर आवेश का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। थर्ड लिखो क्वेश्चन नंबर। कांच को पॉलीथीन से रगड़ने पर, कांच को पॉलीथीन से रगड़ने पर 3 इंटू 10⁻⁻7 कुलाम। कांच को पॉलीथीन से रगड़ने पर 3 इंटू 10⁻⁻7 कुलाम आवेश का स्थानांतरण होता है। आवेश का स्थानांतरण होता है। आवेश का स्थानांतरण होता है। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा द्रव्यमान बताइए। तथा द्रव्यमान बताइए। If we rubbed glass rod to the polythene, then 3 into 10⁻⁻7 coulomb charge transfer. Then find the value of number of transformed electron and the mass. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक पिंड से दूसरे पिंड को, एक पिंड से दूसरे पिंड को 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 10⁻⁹, 1 सेकंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो बताइए, तो बताइए एक कुलाम आवेश के स्थानांतरण में, तो बताइए एक कुलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा।